हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम गौरव कुशवाहा है और आपके अपने चैनल हिस्टोरी जीके में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग अरब आक्रमण के प्रथम चरण में हमने संपूर्ण घटना को एक ऑडियो मूवीज के रूप में प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि इस प्रकार की सीरीज आपको यह घटनाएं काफ़ी लंबे समय तक याद कराने में सहायक सिद्ध होंगी। परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग अरब आक्रमण के द्वितीय चरण को लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत केवल परीक्षा उपयोगी तथ्यों को रखा जाएगा। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि मेंस, यूपीएससी और पीएससी में भी यह तथ्य सहायक सिद्ध हों। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मित्रों, अरब क्षेत्र जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि इस क्षेत्र में वर्तमान देशों की बात करें तो इसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि देश शामिल होते हैं। अरब का एक शाब्दिक अर्थ है ललित कथन। ललित कथन का यदि हम अर्थ समझें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोग काफ़ी मीठी बोली बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मित्रों, अरबी भाषा कर्कश है, मीठी नहीं है, अतः यह एक शाब्दिक अर्थ है। देखो, सहारा की तरह जो अरब है वो भी मरुस्थलीय है, जिसकी वजह से वहाँ कृषि भूमि की अपर्याप्तता है। जब भूमि मरुस्थल है तो वहाँ पर कृषि नहीं होगी। कृषि ना होने की वजह से वहाँ पर मोस्टली जो लोग होंगे वो ऊँट का पालन करेंगे, साथ ही साथ पशुपालन करेंगे और व्यापार करेंगे। यानी पशुपालन और व्यापार अरबियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था। इसके अलावा कोई अन्य संसाधन नहीं थे। देखो, हमें एक अंदाज़ा लग रहा है कि अरब में काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में रहने वाला आदमी आक्रामक हो जाता है, यानी वह आक्रमणकारी हो जाता है। अरब आक्रमण के टॉपिक से दो क्वेश्चन वनडे एग्जाम और मेंस में कई बार पूछे गए हैं कि अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। हालांकि इसका द्वितीय उद्देश्य धन लूटना था। अच्छा, आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि एक आक्रमण हुआ लेकिन उद्देश्य दो हैं, तो इसके पीछे दो व्यक्तियों का मत है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुस्लिम शासक में दो पद का विशेष वर्चस्व रहता है, एक खलीफा था और दूसरा शासक था। अब यहाँ पर खलीफा शब्द आ गया है तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो खलीफा है यह अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एक पद का सृजन किया गया, जिसे खलीफा नाम दिया गया। खलीफा अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता है। साथ ही साथ यह शासक, मुस्लिम शासक का पथ प्रदर्शक होता है। तो मैं अपने मुख्य बिंदु पे आना चाहूँगा कि आक्रमण के दो उद्देश्य क्यों बने। जैसा हम जानते हैं कि अरब में दो लोगों का वर्चस्व था, एक खलीफा, दूसरा शासक। तो खलीफा चाहता था कि इस्लाम धर्म का प्रचार जितना हो सके इतना हो, वहीं शासक चाहता था कि जितना धन उसके पास आए उतना अच्छा है। तो जब भी वो कोई कार्य करते थे या कहीं आक्रमण करते थे तो वो दोनों उद्देश्यों को लेकर चलते थे, जिसमें प्राथमिकता इस्लाम धर्म के प्रचार को दी जाती थी। यानी इस्लाम धर्म का प्रचार खलीफा का उद्देश्य है और धन लूटना शासक का उद्देश्य है। हम इस्लाम धर्म का उदय बाद में पढ़ेंगे। फिर भी यदि आपने पढ़ा हो तो मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पहला खलीफा कौन था, ठीक है, शिया के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, ओके, और तीसरा क्वेश्चन है शिया का प्रथम खलीफा कौन था। तो इनके उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर करें। अभी हम उन खलीफाओं की बात करेंगे जिनका संबंध अरब आक्रमण से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उमर। आपको मैं बता दूं कि उमर पहला ऐसा खलीफा था जिसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा, ठीक है। इसके बाद वालिद, उमर के बाद वालिद खलीफा बना, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक था। और इसके समय अरब का गवर्नर था अल-हज्जाज। अल-हज्जाज ने बहुत पहले से सोच रखा था कि वो भारत को लूटेगा, अतः वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में
भारत पर आक्रमण करता है और इसमें मोहम्मद बिन कासिम सफल हो जाता है। वालिद के बाद सुलेमान खलीफा बनता है और जिसके समय मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने ओवरऑल खलीफाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, लेकिन भारत पर अरबों का आक्रमण की एक तत्कालिक कुछ घटनाएं थीं जिसकी वजह से युद्ध की पृष्ठभूमि तय हुई। तो चलो हम उन घटनाओं के बारे में देखते हैं। हालांकि आप लोग पिछली वाली वीडियो में अच्छी तरह से इन घटनाक्रमों को समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ब्रीफ में स्टोरी लेके चलूँगा। तो अरब का शासक अल हज्जाज ने श्रीलंका के शासक से हीरे जवाहरात और सुंदर स्त्रियों की मांग की और डर के मारे श्रीलंका के शासक ने इन मांगों को पूरा भी कर दिया। जब श्रीलंका से जहाज अरब की ओर जा रहा था तो रास्ते में सिंध के पास डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। तो अल हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर से इसकी मांग की कि भैया आपकी सीमा में हमारा जहाज लूटा गया है, हमें इसकी क्षतिपूर्ति दें। पर यहाँ पर दाहिर कहता है कि देखो हमारे डाकुओं से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, हम आपको किस कीमत से क्षतिपूर्ति की अदायगी करें। अतः इन वजहों से अल हज्जाज काफ़ी आग बबूला हो जाता है और वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 ईस्वी में प्रथम अरब आक्रमण करवाता है सफल। ठीक है, सॉरी, प्रथम तो हुआ था उमर के समय, 1712 ईस्वी में सफल आक्रमण होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम यहाँ सिंध के बारे में जान लेते हैं। सिंध जो कि भारत के पश्चिम उत्तर के अंदर आता था उस समय, वर्तमान में है पाकिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान के निकट है सिंध। अब भारत में इसकी कोई सीमा नहीं लगती है। सिंध की उस समय राजधानी ब्राह्मणबाद थी। मैं आपको बता दूं, जो शासक दाहिर है इसका पूरा नाम दाहिर सैन है, दाहिर सैन। ठीक है, 712 ईस्वी में ब्राह्मणबाद का युद्ध हुआ, मतलब मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को ब्राह्मणबाद का युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई। अब हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर एक गेम में एक टर्न आता है, फिल्म में एक टर्न आता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पराजित करता है उसी समय अरब का जो खलीफा है वो बदल जाता है। मतलब वहाँ खलीफा वालिद होता है, लेकिन अब सुलेमान वहाँ का खलीफा बन चुका है। तो सुलेमान ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो युद्ध जीतने के बाद वो उन्हें अरब की ओर लौटता है, लेकिन जाते जाते वो कुछ घटनाएं करता है, जैसे 17 वर्ष के सभी बालकों की हत्या करता है और साथ ही साथ सूर्या देवी और परमा देवी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थीं। कहा जाता है कि यह बहनें आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनती हैं। थोड़ा मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कई किताबों में मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम और सुलेमान में दुश्मनी थी, जिसकी वजह से सुलेमान तुरंत सिंध के अभियान से बुलाता है और उसे मौत की सजा सुना देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में, खासकर मध्यकाल इतिहास में काफ़ी मतभेद है। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन बिंदुओं पर ज़्यादा मतभेद होता है वहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो अंत में है, अरब आक्रमण का प्रभाव, कि अरब आक्रमण के बाद भारत की कौन कौन सी दशाएं और दिशा बदली। सबसे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में रहा तो उसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। तो जजिया कर क्या है? पीएससी में, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है कि जजिया कर क्या है। तो जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान को छोड़कर जितने भी लोग हैं अन्य धर्म के, उन सभी से कर लिया जाए। धार्मिक कर क्यों है? ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। आप यहाँ थोड़ा डेफिनेशन समझ गए कि हाँ, थोड़ा एक मिनट, आप यहाँ डेफिनेशन समझ गए ना कि जजिया कर क्या है। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। धार्मिक कर और गैर मुसलमानों से लिया जाता है, मुसलमान के छोड़कर सबसे। ओके, अब मैं बता दूं कि जजिया कर को भारत में क्यों लगाया गया। तो इसके पीछे पता है जो उद्देश्य मैंने सबसे पहले आपको बताए थे, एक इस्लाम धर्म का प्रचार करना और दूसरा धन लूटना। अब आप सोचोगे कि जजिया कर लगाने से तो केवल आर्थिक लाभ मिल रहा है, यही सोचोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सोचिए, मान लीजिए जजिया कर लगा दिया गया,
अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन नहीं है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम मुसलमान बन जाते हैं तो हमें जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो हिंदू से मुसलमान बन गए, बौद्ध मुसलमान बन गए, जैन मुसलमान बन गए। तो कहा जाए, आपने सुना होगा कि कुछ मुसलमान तो भारतीय के हैं, उन्हें बनाया गया ज़बरदस्ती, तो वो यहीं पर हुआ था। यहीं पर काफ़ी जनसंख्या मुसलमान में परिवर्तन हो गई थी, यही सोचकर कि मुझे जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो देखा ना, यहाँ पर दोनों उद्देश्य पूर्ति हो गई, इस्लाम धर्म का प्रचार भी हुआ और धन की प्राप्ति भी हुई। तो काफ़ी चालाक था मोहम्मद बिन कासिम भैया, 12 साल का लड़का और पढ़ा लिखा। ओके, इसके समय थोड़ा हम समझें तो जजिया कर जब मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था तो उसने कुछ लोगों को छूट दी थी, जैसे ब्राह्मण, स्त्री, अपंग, बच्ची। उन्होंने कहा था कि चलो आप लोग मत देना, ठीक है, लेकिन आगे चलकर इन लोगों से भी टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो वो था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक ने आगे चलकर इन लोगों यानी ब्राह्मण, स्त्री, अपंग, बच्चे सबको कर के दायरे में रख दिया था, ठीक है। इसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में था तो उसने वहाँ पर ऊँटों का पालन भी स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि वो जब भैया अरब से आया होगा तो जायज़ बात है कि वो अपने साथ ऊँट लेके आया होगा। तो वहाँ पर उसने ऊँटों का पालन भी स्टार्ट करवा दिया और सिक्के भी चलवाए। साथ ही साथ जैसे मैं दोबारा बता दूँ कि महत्वाकांक्षी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, तो हमेशा जब वो वापस जाने लगा तो उसने बहुत सारे ग्रंथों को अपने साथ ले जाना उचित समझा, क्योंकि वो भारत को जानना चाहता था और वो नया उम्र का था। तो वो कई सारे ग्रंथ अपने साथ ले गया, जैसे पंचतंत्र जो विष्णुगुप्त द्वारा लिखित है, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, खडन खाद, और इन सभी ग्रंथों को, सभी जितने भी ग्रंथ थे, पंचतंत्र, चरक संहिता, खडन खाद, इनका अनुवाद अल-फाजरी ने किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमें अरबों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो चचनामा वह ग्रंथ था जिसे 1216 में लिखा गया, जिसमें हमें अरबों की जानकारी मिलती है, ठीक है गाइस। ये हमारा हुआ थ्योरी सेक्शन। इसके बाद हम जस्ट 5 मिनट का टेस्ट पेपर लेंगे। टेस्ट आपका 2 फेस में होगा। फर्स्ट फेस में आपका होगा वनडे एग्जाम को टारगेट करके, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे कम से कम, और दूसरे फेस में मात्र 3 क्वेश्चन होंगे जो पीएससी मेंस को देकर रखे गए हैं।